एक्स इज भाई मेजर कंपोनेंट है अर्थ का, तो वो कई मटेरियल्स का तो मेजर कंपोनेंट हो गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर सबसे ज्यादा मेटल जो पाया जाता है धरती पर वो कौन सा है? वो एल्यूमिनियम है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, वो एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अथाह मात्रा में धरती की क्रस्ट में पाए जाते हैं। कोर ऑफ अर्थ में क्या है ये किसी को नहीं पता, तुक्के मारते हैं लोग कि हाँ, लोहा है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। लेकिन अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मटेरियल कौन है? ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम है। सी इज द आंसर। यस, सी इज द आंसर। In general, the first step performed in the extraction and isolation of metals from ores is, पहला स्टेप क्या होता है? पहले तो खुदाई होती है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। पहले तो खुदाई होती है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग होती है, उसके बाद कुछ होता है। अच्छी बात है। द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रॉथ फ्लोटेशन इज, फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है? ये बहुत अच्छी चीज है। फ्रॉथ फ्लोटेशन को लेकर बच्चे डरे हुए भी रहते हैं, तो मैं आपको एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं फ्रॉथ फ्लोटेशन है क्या। आपके पास अगर कोई सल्फाइड ओर है, क्या बोला? अगर आपके पास कोई सल्फाइड ओर है, आप उसको एक बड़े से बर्तन में लीजिए। ठीक है, ये बर्तन कैसा है? ये ऐसा बर्तन है जिसमें नीचे एक मिक्सर लगा होता है ऐसे। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें जो है आप देखेंगे, ये क्या करो, पंखे की तरह क्या है ये स्टारफिश की तरह जो भी है, यहां पर आप बांसुरी की तरह देखेंगे, उसमें छेद हैं। ये हॉलो पाइप है जिसमें से आप हवा ब्लो कर सकते हैं। अच्छा, तो आप इसे जोर से घुमाइए। तो घुमाएंगे कस के, तो एक और उसमें हवा फेंकिए। तो एक तो घुमाने से मिक्सी की तरह घुमा रहे हैं तो चीज मथेगी आएगी। और अगर इसमें से हवा के बुलबुले निकलेंगे तो एकदम हवा के बुलबुले निकल रहे हैं, हम बुलबुले हैं इसकी, और एकदम झाग झाग झाग, और खूब कष्ट, मतलब वो भयंकर रूप से झाग पैदा हो सकते हैं इसमें। अंदर क्या करते हैं? अंदर इसके पानी डालते हैं और पानी के ऊपर तेल डाल देते हैं। व्हाट नॉनसेंस! जी हाँ, तेल, कोई भी ऐसा खाद्य तेल, जैसे पाम ऑयल है, पाम ऑयल डाल देते हैं। और आप कहेंगे पाम ऑयल तो हमने देखा है बिस्किटों में लिखा होता है पाम ऑयल है वगैरह वगैरह। हाँ, भारत में परमिशन है उन्हें पाम ऑयल बनाने की, पर पूरी दुनिया में पाम ऑयल खाने लायक तेल नहीं माना जाता। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, सच तो ये है ना। तो पानी के साथ पाम ऑयल मिलाया जाता है। भाई कोई सरसों का तेल, नारियल तेल तो नहीं मिलाते उसमें, महंगे आते हैं। सबसे सस्ता होता है, घटिया होता है पाम ऑयल, उसको मिला देते हैं, कस के फेंकते हैं। इसी में ओर मिला देते हैं। अब ओर में क्या होता है? सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर ही काम आता है इसके। क्यों? बताऊंगा। सल्फाइड ओर, और उसमें जो मिट्टी कचरा पट्टी होती है उसे गैंग बोलते हैं। उसे नीचे बैठ जाता है, घोटते हैं आप कस के। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ओर का पार्टिकल है, ध्यान से सुनना बच्चों, मान लीजिए ये ओर का पार्टिकल है और इसमें सल्फाइड ओर है ये। ठीक है, सल्फाइड ओर्स की एक बहुत बड़ी खासियत होती है क्या, कि सल्फाइड ओर्स जो हैं वो चिपक जाते हैं किसके साथ? ऑयल के साथ। दे आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल एज कंपेयर टू वाटर। मतलब अगर पानी और तेल का मिक्सचर डाल के घोटिए तो जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल हैं, ऑयल के पार्टिकल उनसे चिपक जाते हैं ज्यादा आराम से। पानी इतने आराम से नहीं चिपकता उनके ऊपर। इसी की बजाय जो मिट्टी है, जो गंदगी है, जो गैंग है, उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत यह है कि उसके ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं और ऑयल के मॉलिक्यूल्स उतने प्यार से उसके ऊपर नहीं चिपकते हैं। लीला है प्रभु की, भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई है। तो ऑयल क्योंकि प्रेफरेबली चिपक जाता है सल्फाइड ओर पर, और पानी जाकर चिपक जाता है मिट्टी के साथ, तो पानी और मिट्टी जो चिपकते हैं वो कीचड़ बना लेते हैं, कीचड़ नीचे बैठ जाती है और साइड से जो है स्लज को, जो है कीचड़ मिश्रित पानी को निकालते रहते हैं। ठीक है, यहां पर यही नहीं, जब आप कस के इसको घोटते हैं और थोड़ा सा साबुन या सर्फेक्टेंट्स भी मिला देते हैं तो उसमें झाग बनते हैं। और ये झाग ऐसे बनते हैं कि ऑयल की जो बुलबुले हैं, मतलब अंदर हवा है और उसके ऊपर मतलब एक जो हवा, उसकी बुलबुले की बाउंड्री है वो ऑयल की है, इस तरह की चीजें बनती हैं।
और ये चिपक जाती है किससे? ओर से। हो सकता है आप कहें कि पानी के भी तो बुलबुले बन सकते थे, पर पानी के बुलबुले फूट जाते हैं जल्दी, इतने आराम से जिंदा नहीं बचते, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। ऑयल में झाग मजे से बन जाते हैं, उसके बुलबुले मजे से बन जाते हैं, वो ओर से चिपक जाते हैं, और उनसे चिपक जाने के कारण ओर तैर कर सरफेस पर आ जाता है, वो फ्लोट कर जाता है फ्रॉथ के साथ। फ्रॉथ मतलब झाग, झाग के साथ फ्लोट करके ऑयल आ जाता है सरफेस पर, और इस कारण से इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। ये जो सरफेस पर आ गया है झाग बनकर, ये और मलाई की तरह आप झाग को उतार लीजिए, जो उतर जाता है अलग निकाल लेते हैं लोग, और इसी के साथ ओर के पार्टिकल्स अलग आ जाते हैं। ये क्लासिकल प्रोसेस है किसकी? फ्रॉथ फ्लोटेशन की। सल्फाइड ओर्स के लिए ये किया जाता है। ठीक है। द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रॉथ फ्लोटेशन इज, इसका सिद्धांत क्या है? ए, प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है। ओर इज प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल, while gang is preferentially wetted by water। बिल्कुल सही बात है ये प्रेफरेंशियल वेटिंग। डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, ये हाइड्रोलिक वॉशिंग में काम आता है, धुलाई में कचरा निकल जाता है वो उसमें काम आता है, यहां नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये मैग्नेटिक सेपरेशन में काम आती हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग पार्टिकल्स होती ही नहीं, तो ये बकवास है। इज द आंसर? यस, इज द आंसर। In the process of extraction of gold, the following reaction takes place। भुना हुआ गोल्ड ओर है आपके पास, रोस्टेड गोल्ड ओर, उसमें साइनाइड आयन डालते हैं, O2 डालते हैं, पानी डालते हैं, कुछ बनता है। क्या बनता है? गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनाकर सॉल्यूशन में आ जाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो दो ही साइनाइड आते हैं, AuCN होल ट्वाइस माइनस बनता है, जो कि है X। और जिंक से जब ये रिएक्ट करता है तो गोल्ड प्रेसिपिटेट हो रहा है, और जिंक खुद साइनो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ऐसा। तो ये है Y। तो AuCN होल ट्वाइस माइनस और ZnCN4 2 माइनस। बिल्कुल सही जवाब, एक सही है, बिल्कुल सही है। क्या B नहीं बन सकता? B एक अच्छा कॉम्प्लेक्स है, मना नहीं कर रहे, पर ये तभी बनेगा जब आपके पास अथाह मात्रा में साइनाइड हो, और ये अति डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है साइनाइड का, इसलिए B मत बना दीजिएगा। राइट? ठीक है। ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, मेटलर्जी के प्यारे प्यारे टर्म्स की बात हो रही है। दो शब्द आते हैं उसमें, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। क्या होता है? अगर आप ओर को गर्म करें, कस के गर्म करें, इस तरह से गर्म करें दैट इट इज इन एब्सेंस ऑफ एयर, ऐसे लिखा होता है किताबों में। कहने का मतलब है उसमें पंखा चला चलाकर हवा न फेंकें, जैसा है वैसे ही पड़ा रहने दें। एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब ये नहीं है था कि हवा सक करके वैक्यूम बनाते हैं, है ना। तो अगर एब्सेंस ऑफ एयर में उसको हीट किया जाए तो हम कहते हैं भाई ये कैल्सिनेशन है। अच्छा, ऑक्साइड और कार्बोनेट और का होता है कैल्सिनेशन। और एक और शब्द आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? भूनना। कैसे? हीटिंग इन एक्टिव सप्लाई ऑफ एयर। खूब कस कस के हवा फेंकते जाओ और गर्म करते जाओ, तो इसको कहते हैं रोस्टिंग। बढ़िया भून रहे हैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए अगर आप चूल्हे पर या गैस पर बैंगन भून रहे हैं या मुर्गा भून रहे हैं, तो मेटलर्जी की भाषा में वो कैल्सिनेशन ही है, रोस्टिंग नहीं है। ऑल्दो कुकिंग में आप कहते हैं कि हम रोस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप वहां पे ब्लोअर लगा के, पंखा लगा के, आप खूब कस कस के किसी और चीज से हवा फूंकते भी शुरू कर दें, हवा के मतलब उसके ऊपर छोड़ते जाए और फिर साथ साथ उसे गर्म करते जाए, तब वो कहलाएगी रोस्टिंग अवश्य। खैर, आइए यहाँ पे, तो रोस्टिंग में फर्क क्या है? इसमें एयर क्या काम करती है? एयर जो है वो ओर को ऑक्सीडाइज करती है। तो अगर आप रोस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रोस्ट उसी को करेंगे जिसमें कोई ऐसा तत्व हो, कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका ऑक्सीडेशन संभव हो। तो सल्फाइड ओर्स जो है ना, क्योंकि सल्फाइड ओर्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बना देते हैं, इसके चक्कर में अगर सल्फाइड ओर्स हैं तो उनकी रोस्टिंग करी जाती है। पर ऑक्साइड या कार्बोनेट ओर्स है, ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकते। तो जो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता उसकी रोस्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? तुम हवा फेंक भी रहे हो तो हवा आएगी, निकल जाएगी, करेगी तो कुछ है नहीं, तो भाड़ में जाएगा, क्यों फेंकना हवा, हटाओ। इसलिए
तो ऑक्साइड या कार्बोनेट का होता है कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर्स की करी जाती है रोस्टिंग। इन दोनों ही में ये तो फर्क है ऑक्सीडेशन का, और भी कुछ है, बाकी सब कॉमन है। हम इसमें इनको गर्म करते हैं ओर्स को। ओर्स में अगर लकड़ी होती है तो उसकी चारिंग हो जाती है, वाटर वेपर होती है तो, या पानी होता है तो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। कार्बोनेट्स डिकम्पोज हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज हो जाते हैं, बनाते हैं ऑक्साइड्स। ये टिपिकल क्लासिकल केसेस हैं जो कैल्सिनेशन में भी होते हैं और रोस्टिंग में भी होते हैं। अब क्वेश्चन देख लें, क्या क्या होता है कैल्सिनेशन में। ए, कार्बोनेट्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स, सही बात है। ऑक्साइड्स आर चेंज्ड इनटू कार्बोनेट, नहीं नहीं नहीं, कार्बोनेट्स आर चेंज्ड इनटू सल्फाइड। कार्बोनेट सल्फाइड कैसे बन जाएगा, सल्फर कहां से लाओगे यार। ऑक्साइड और चेंज इनटू सल्फाइड, नॉनसेंस। ये तो एटॉमिक कॉन्जर्वेशन का ही विरोध में है। कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स पलट के अपने आप सल्फर कैसे बन जाएंगे, तो शेयर नॉनसेंस बातें हैं, सी और डी। तो ए इज द आंसर, यस, ए इज द आंसर। Ores with iron impurities are mixed with silica before heating to remove it as। अच्छा, अगर आयरन इंप्यूरिटीज है हमारे पास, है ना, ठीक है, और ऐसा ओर है जैसे, तो उसको सिलिका के साथ गर्म क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपके पास आयरन है, तो ऐसा नहीं कि वो FeO मेटालिक आयरन के रूप में होगा। अगर आयरन की इंप्यूरिटीज हैं तो मान लो फेरस कार्बोनेट हो सकता है, फेरस ऑक्साइड, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। कार्बोनेट गर्म होगा तो ऑक्साइड बन जाएगा। और जब ये सिलिका के साथ गर्म करते हैं ना, तो ये रिएक्ट कर जाता है, फ्यूज हो जाता है और बनता है फेरस सिलिकेट। क्या क्या क्या, जी हाँ, ये बनाता है फेरस सिलिकेट, और ये स्लैग बनकर ऊपर तैर जाता है और कचरे की तरह इसको हटा लिया जाता है। ये रहस्य है किसका, आयरन का। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम्स, ओ माय गॉड, एलिंगम डायग्राम्स, यहां the oxidation reaction of carbon to carbon monoxide may be used to reduce which one of the following oxides at lowest temperature 500 डिग्री सेल्सियस। ये एलिंगम डायग्राम्स का रहस्य क्या है, क्या बताते हैं ये डायग्राम? ये डायग्राम बताते हैं कि बहुत सारे मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं और उनके ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। आप कोई भी मनचाहा टेम्परेचर पकड़ लीजिए, जैसे यहां पर चर्चा है 500 डिग्री सेल्सियस की, तो आप एक काम करें, 500 डिग्री सेल्सियस पर इस डायग्राम में एक लाइन बनाएं। अब ये 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये ऐसा है। अच्छा, तो 400 डिग्री सेल्सियस यहां पर है, तो और तो 500 यहां होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो चलो हम यहां पर एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हो गई 500 डिग्री सेल्सियस की, और क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिएक्शन देखो, कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो नीचे आ रही लाइन है, जो नीचे लाइन आ रही है, जरूर यही बदमाश लाइन है जो इस काम को कर रही है। अच्छा, तो क्या करें, मैं आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए इस लाइन को हाईलाइट कर लेता हूं ताकि ये दिखती रहे आपको। अच्छा, हाँ, पीला कर दिया तुमने इसे, बिल्कुल। और अगर ये रिएक्शन काम आ रहा है दूसरों को रिड्यूस करने में, क्या बोला है, यूज टू रिड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। एल्युमिनियम क्या है, एलिमेंट नीचे है, वो ऊपर वाले ऑक्सीजन को रिड्यूस करके मेटल निकाल देगा। जो नीचे है, तो यहां पर कार्बन नीचे है, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर तो बेटा एक ही है, ये कौन है, ये कॉपर। तो इसका मतलब Cu2O और कार्बन को अगर गर्म करेंगे तो इसमें इतना दम है कि ये कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से बना देगा। ऐसा है, जी हां, ऐसा है। अच्छा, ये तो सही है, अरे ये बहुत सही है जी, ठीक। दिस में भी रिड्यूस, एबल टू रिड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स एट 500 डिग्री सेल्सियस। ये इस तरह से काम अवश्य कर देगा। बाकी सब तो नीचे हैं, हां, तो बाकी सारे मेटल ऑक्साइड्स इससे रिड्यूस नहीं करे जा सकते। ये किया जा सकता है, ऐसा एलिंगम डायग्राम से कंक्लूड कर सकते हैं। बी इज द आंसर, इंडीड, ओनली बॉम्बे बी इज द आंसर, यस। एक बार फिर बता दूं, एलिंगम डायग्राम में
जो किसी भी कोई एक टेम्परेचर चुन लीजिए, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग चीजें होती हैं, और उस गिवन टेम्परेचर पर आप कह सकते हैं कि जो है नीचे, जो एलिमेंट है नीचे, वो ऊपर वाले ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देगा और खुद नीचे वाला एलिमेंट अपना ऑक्साइड बना लेगा। ये संभव है। बस, अच्छी बात है। तो इसी बात पे एक बार आयरन की मेटलर्जी पे आ जाए। बिल्कुल। Why cast iron is heated in reverberatory furnace lined with hematite to produce wrought iron? कास्ट आयरन में करीब 3% कार्बन होता है। अच्छा, और जो 3% कार्बन है, उसी के कारण कास्ट आयरन कठोर और ब्रिटल हो जाता है। ठीक है। रॉट आयरन में तो लेस देन 0.2% कार्बन होता है, काफी कम अशुद्धि होती है। तो क्या करना चाहिए? तो आपको ये करना चाहिए कि कास्ट आयरन को आप रिवर्बरेटरी फर्नेस में गर्म करें और हेमेटाइट हल्का हल्का छिड़क देते हैं पहले, और उसके बाद उसमें कास्ट आयरन भरते हैं। क्यों? हेमेटाइट में है Fe2O3 और कास्ट आयरन में है कार्बन। तो जब इनको लेते हैं तो पता है क्या होता है? कार्बन जल उठता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाकर उड़ जाता है और आयरन छूट जाता है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, सही बता रहे हैं, ऐसा होता है। तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। तो उस कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड बनाकर आप हटा सकते हैं यदि आप उसमें हेमेटाइट डाल दें। तो आप छांट कर, कोशिश करके, बस गिनकर इतना ही हेमेटाइट डालते हैं कि भैया कार्बन जलकर नष्ट हो जाए। यही नहीं, आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाती है। रिडक्शन इज इन द एयर। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना, लव इज इन द एयर, तो ऐसे रिडक्शन इज इन द एयर, है ना। और इसके कारण पता है क्या होता है? क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि हवा से आयरन का फर्दर ऑक्सीडेशन होने नहीं पाता। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पिघले हुए लोहे की रक्षा कर लेती है। हेमेटाइट कार्बन को जला डालता है। माहौल रिडक्शन का होता है, कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, आप देखिए चालाकी कर रहे हैं आप कार्बन का ऑक्सीडेशन, बट स्टिल आपने ओवरऑल एटमॉस्फेयर बना रखा है रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन का, ताकि आयरन का जो लोहा आपने प्राप्त किया है पिघला हुआ, जो बहुत रिएक्टिव है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन न होने पाए। इस तरह से कास्ट आयरन से बनता है रॉट आयरन। It oxidizes carbon to CO. Yes, it oxidizes carbon to CO. ये कैसे पता लगा कि CO बने गया CO2? 750 डिग्री सेल्सियस तक कोयले जलते हैं, कार्बन जलता है, तो CO2 ज्यादा बनती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इसके बियॉन्ड निकलता जाता है, आप देखेंगे CO2 की प्रोपोर्शन कम हो जाती है और CO की प्रोपोर्शन बढ़ जाती है। और लोहा पिघलता है 1550 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। काफी ज्यादा टेम्परेचर है 750 से। जी हाँ। तो कार्बन जब ऑक्सीडाइज होगा तो प्रीडोमिनेंटली कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ऐसा है। राइट राइट, ठीक है। द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन इज, इतना मतलब 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और अगर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाबू, तो क्या होगा इसमें? आप देखो, 400 डिग्री पर एक लाइन बना लेते हैं। तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सबसे अच्छा तो सबसे नीचे वाला है कौन? मैग्नीशियम। और देखें ऑप्शंस में क्या है? वेल, सीओ, कोक और कॉपर। हमें वो 3 आइटम दी है, सीओ, कोक और कॉपर। देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ कौन सा है? ये ग्राफ जिंक का है, ये ग्राफ कार्बन मोनोऑक्साइड का है, तो ये तो हो गई सीओ की लोकेशन। कॉपर कहाँ है बाबू? कॉपर तो ये है, तो बहुत ही घटिया है, ऊपर है। और एक हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड देख लिया हमने, हमने कॉपर देख लिया। कार्बन 2 जगह आ रहा है, यहां और यहां। तो दोनों को देखो, यहां टिंग टैंग इधर है, और यहाँ टैंग 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 इधर है। ये दोनों कार्बन की लोकेशन है। इन तीनों में जो होगा सबसे नीचे, वो होगा सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है सबसे नीचे? अजी, कार्बन मोनोऑक्साइड है सबसे नीचे। तो इन तीनों में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट 673 केल्विन पर, जी हाँ बिल्कुल, यह है और कोई नहीं, स्वयं कार्बन मोनोऑक्साइड। इज ए द आंसर? यस, ए इज द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एट 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जिंक के ऑक्सीडेशन से बन रहा है जिंक ऑक्साइड, और कोयलों के ऑक्सीडेशन से बन रही है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है देखते हैं। एक काम करें, क्यों ना इसको सब्ट्रैक्ट, जिंक कैन बी ऑक्सीडाइज्ड वगैरह ऐसी बातें हो रही हैं। एक काम करें क्या, क्यों ना हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कर दें तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन कट जाएगी, मेरे पास आ जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन सॉलिड, दे रहा है सीओ गैस, सॉलिड नहीं गैस होगी ये, प्लस जिंक ऑक्साइड सॉलिड, सॉरी क्षमा चाहता हूं, जिंक सॉलिड दिया जाएगा। और डेल्टा जी नॉट इसमें आ जाएगा -100 किलो जूल्स पर मोल। क्यों, 460 में से 360 चले जाएंगे तो 100 बचेगा। डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी मोनोऑक्साइड एंड जिंक, ऐसा दिया है। तो जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, यस जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। डन 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 डन। Which metal is refined by Warner-Kills method? टाइटेनियम, जिरकॉनियम +4 वाले जो कि कोवलेंट आयोडाइड्स बनाते हैं, दे कैन बी रिफाइंड बाय वार्नर-किल्स मेथड। वार्नर-किल्स मेथड था क्या, याद है आपको? मैं याद दिला देता हूं, बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा मेथड है, मुझे बहुत पसंद है। देखिए, बहुत मतलब इतना भी पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा मेथड है। आप एक इनर्ट गैस से भरा हुआ चैम्बर लीजिए, उसमें ऊपर लगा दीजिए एक गरम गरम फिलामेंट, मतलब हीटिंग एलिमेंट। टंगस्टन का लगा दीजिए, किसी का भी, और ऐसा कुछ लगाइए जिसमें एकदम कस के हीट निकलती हो, कस के मतलब बहुत तगड़ी वाली हीट निकलती हो। देखिए, और नीचे आप थोड़ी सी आयोडीन डाल दीजिए। आयोडीन के साथ गर्मी पैदा हो ही रही है, आयोडीन के साथ मान लीजिए टाइटेनियम है, ये रिएक्ट करे और बनाए TiI4, और डब्बा थोड़ा गर्म है, ऐसा ठंडा नहीं है। अब एक तो आयोडाइड हाईली पोलराइजेबल है और टाइटेनियम +4, तो ये जो आपके पास इसमें वॉलेटाइल आयोडाइड्स बन जाएं, इस तरह की चीज डालिए। आप इसमें सोडियम नहीं डाल सकते क्योंकि Na जो है वो वॉलेटाइल नहीं है। +3 +4, प्रेफरेबली +4 के आयोडाइड सारे वॉलेटाइल होते हैं। तो जैसे ही ये बनेगा, उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा ऐसे करते हुए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, गैस बन जाएगा तो फैलेगा, फैलते ही वो संपर्क में आएगा किसके, इधर गरम गरम फिलामेंट के जो एकदम तप कर सफेद हो चुका है। और जैसे ये हीट होगा, आप देखेंगे टूट जाएगा किसमें, इसमें। टाइटेनियम के साथ आयोडीन भाग जाएगी, फ्यूम्स निकलेंगे आयोडीन की, और आयोडीन की गरम गरम फिलामेंट पर तो आयोडीन चिपक नहीं सकती, तो आयोडीन की फ्यूम्स निकलेंगी, हट जाएंगी। अब हट के हवा में जाएंगी, ठंडी हो जाएगी तो धड़ाम से गिर जाएंगी। यहाँ पे कुछ साइड में भी चिपक सकती है, पर साइड हल्के से गर्म कर दीजिए तो वहां से भी हट जाएगी, और चिपक के झड़कर नीचे गिर जाएगी। नीचे गिर गई तो फिर से नीचे टाइटेनियम पड़ा है, फिर उससे रिएक्ट करेगी। और मान लीजिए इस टाइटेनियम में थोड़ी सी इंप्यूरिटी मिली है, मान लीजिए आयरन की, तो Fe2 या Fe3 वॉलेटाइल नहीं होते, उड़ते नहीं है इतने आराम से, तो वही पड़े रहेंगे, उनका कुछ होगा नहीं। लेकिन टाइटेनियम बार बार बनेगा तो उड़ते उड़ते यहां जाएगा, और ये टाइटेनियम जो लिबरेट हुआ है ये इसी फिलामेंट पर चिपक जाएगा। वक्त बीतता जाएगा बीतता जाएगा बीतता जाएगा, और उसके ऊपर टाइटेनियम चिपकता जाएगा चिपकता जाएगा चिपकता जाएगा। और जब आपको लगे काफी मोटा हो चुका है वो, तो आप रोक दीजिए, इस फिलामेंट को निकाल दीजिए, ड्रिल करके जो उसमें पुराना मेटल था उसको फेंक दीजिए। अगर वो ये शुद्ध टाइटेनियम था तो बढ़िया है, अगर कुछ और था तो हटा दीजिए उसको। और बाहर चिपका हुआ जो आउटर कोर है वो क्या है, वो आपके पास अति शुद्ध टाइटेनियम है। इसको आप इस तरह से रिकवर कर सकते हैं। ये क्या है, ये है वार्नर-किल्स मेथड, राइट। ठीक है, पोलिंग प्रोसेस क्या होती है? हाँ, वोट डालने जाते हैं वो अलग है। ये पोलिंग प्रोसेस ऐसी है कि मोल्टन मेटल है, टिन है स्पेशली, जैसे उसको हरी हरी लकड़ी के लट्ठों से चलाते हैं। बड़ा प्रिमिटिव मेथड है, तब जब पेड़ पौधे ज्यादा थे और दिमाग कम था तब यूज करते थे, बट किताबों में आजकल भी है। तो इसमें क्या होता है, हरी हरी लकड़ी को जब आप मोल्टन मेटल में डाल देंगे तो एकदम से क्या जलने तो नहीं लगेगी, जो हरी लकड़ी है, पर वो चार हो जाती है। अच्छा, जैसे
मतलब चार टुकड़े हो जाते हैं उसके, हिंदी वाला चार नहीं, अंग्रेजी वाला चार, मतलब जलकर कोयला बन जाती है। और उसमें से जो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं डिकम्पोज होकर, वो बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो वो मेटल ऑक्साइड जो है उसको रिड्यूस करके मेटल बना देते हैं। अच्छा, तो टिन के ऑक्साइड से टिन बन जाता है, कॉपर के ऑक्साइड से कॉपर बन जाएगा, इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बहुत रिएक्टिव मेटल हैं जैसे एल्यूमिनियम, इवन आयरन, उनके रिडक्शन में काम नहीं आएगा। ये उनकी बात हो रही है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थोड़े से डल हैं, लल्लू है और सुविधा पूर्वक रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे कॉपर या टिन। इज ए द आंसर? यस, ए इज द आंसर। वो एल्यूमिनियम या आयरन नहीं हो सकता, वो कॉपर है। ठीक ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेटलर्जी की आनंदपूर्ण यात्रा करने के बाद आइए अब हम कदम रखते हैं पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक पर, जी हां, पी ब्लॉक पर कुछ स्टेटमेंट्स देखिए। नाइट्रोजन हैज सम यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। सच है, नाइट्रोजन ही तो डबल बॉन्ड्स बनाती है, ट्रिपल बॉन्ड्स बना लेती है। हेवियर ग्रुप 15 एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। सच है, ड्यू टू लार्ज एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बिल्कुल, डाउन द ग्रुप चलते हैं, एटम का साइज जाता है बढ़ और पाई बॉन्ड जाता है सड़। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साइज बढ़ना होने से ओवरलैप अच्छी नहीं होती। सी ऑप्शन, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ लार्ज साइज, नो स्मॉल साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गलत बात, गंदी बातें, ये सब ठीक नहीं है। बड़े एटम्स कभी भी अच्छे पाई बॉन्ड नहीं बनाते, तो एक घटिया बात है। डी, नाइट्रोजन एग्जिस्ट्स एज द एटॉमिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन, हाँ बिल्कुल सही बात है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, बहुत प्यारा सा, ऐसी होती है नाइट्रोजन। तो गलत क्या है? सी। तो वही है सही, क्योंकि इनकरेक्ट चुनना था। कलयुग है, देखिए आप। Which of the following is not a property of dinitrogen? क्या नहीं है N2 की प्रॉपर्टी? ए, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर है। हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, वो तो है। फॉर्म्स आयनिक नाइट्राइड विथ हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर विथ मेटल्स, बिल्कुल, जैसे Li3n या Mg3n2 ऐसे बनाती है। और ये आयनिक नाइट्राइड्स हैं, जरूर हैं, बिल्कुल हैं, ये तो प्रॉपर्टी है। हमसे पूछा था कौन प्रॉपर्टी नहीं है। इट फॉर्म्स आयनिक नाइट्राइड विथ नॉन मेटल्स। ना 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 ना, आयनिक कैसे बन जाएगा? नॉनसेंस बातें। जैसे N2 है, उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओ, अमोनिया बनेगी, तो कोवलेंट है। अच्छा, ये गलत बात है। अच्छा, तो वो सही आंसर है? जी हाँ, वो सही आंसर है। क्यों? जो नहीं है वही तो पूछा था। ठीक है। Which of the following oxide formed when dinitrogen is heated with oxygen? N2 को जब आप ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा? N2 प्लस O2 बनाती है NO। अच्छा, बाद में NO NO2 वगैरह बनाती रहे, पर पहले तो NO बनती है। B is the answer? Yes, B is the answer. Which of the following when treated with caustic soda or calcium hydroxide decomposes to give ammonia? बेस के साथ गर्म करके अमोनिया कौन देगा? जवाब है सारे अमोनियम कंपाउंड्स। ऑल अमोनियम कंपाउंड्स व्हेन हीटेड विद कास्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव अमोनिया। आपके पास अमोनियम क्लोराइड हो, आपके पास अमोनियम सल्फेट हो, आपके पास अमोनियम ब्रोमाइड हो, आपके पास अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, कुछ एनी नॉनसेंस कुछ भी हो, आपके पास अमोनियम बाइकार्बोनेट हो, कुछ भी ले आइए आप, ऐसी तैसी आपकी, आप उसमें NaOH डाल दीजिए और गर्म कर दीजिए। गर्म क्यों करें? मत करो गर्म, ठंडा रहने दो तब भी चलेगा। NaOH डाल दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे पता है क्या होगा? रिएक्शन ये है, NH4 प्लस अगर उसमें बेस डाल देते हैं तो दे देता है अमोनिया और निकाल देता है पानी। अच्छा, अब अमोनिया उड़ेगी तब जब थोड़ा उबाल देंगे, अदरवाइज अमोनिया का पानी में हाईली सॉल्युबल होती है, तो घुल कर पड़ी रहती है पानी में ही। इसलिए तो कहते हैं हीट वीट कर दो और भी अच्छा है, लेकिन निकल तो जाएगी अमोनिया पक्का। अब ये OH माइनस ये आ सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये आ सकता है NaOH से, किसी से भी आए ये हो जाएगा। इज दैट फाइन? यस। तो अमोनियम सल्फेट से अमोनिया निकलेगी, बिल्कुल। अमोनियम क्लोराइड से निकलेगी, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं इनसे भी, इन सब से निकल जाएगी अमोनिया, कोई कमी नहीं है।
ये सब अमोनिया निकाल देंगे, क्लोराइड बच जाएगा, यहाँ सल्फेट बच जाएगा, यहाँ ब्रोमाइड बच जाएगा, यहाँ फॉस्फेट बच जाएगा और यहाँ कार्बोनेट बच जाएगा। लीला ऐसी ही है प्रभु की, ये होगा। राइट राइट। अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग इनटू, क्या करेगा ये? आपके पास है NH4NO3, आप इसे गर्म कर दीजिए, आपको मिल जाएगा N2O प्लस 2H2। N2O लाफिंग गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर, जी हाँ, इसमें टूट जाएंगे। अमोनियम नाइट्रेट बम बनाने के भी काम में आता है, और जब एक्सप्लोजन होता है तो N2O जो निकल रही है ना, हंसी लाफिंग गैस, रोना आता है, इसकी बजाय N2O टूट जाती है, N2 प्लस हाफ O2 में पानी की वेपर निकलती है और बम की तरफ फूट भी जाता है अमोनियम नाइट्रेट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। When ammonia is passed through cadmium ions, a colorless aqueous solution A is formed. What is the formula of A? सुंदर रिएक्शन है। कैडमियम आयंस में जब आप अमोनिया डालेंगे और कम कम डालेंगे, पता है क्या होगा? सबसे पहले तो मिलेगा एक व्हाइट पीपीटी, कैडमियम हाइड्रोक्साइड का, और इसी में अगर आप ढेर सारी अमोनिया डाल देंगे, क्योंकि पूछा नहीं है, क्योंकि बोला सोल्यूशन प्राप्त हुआ, तो आपको मिल जाएगा CdNH3 होल्ड ट्वाइस प्लस होल्ड 4 टाइम्स। ये है टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स। B, yes, B is the answer. Perfect. B indeed is the answer. NO in liquid state is, लिक्विड स्टेट में NO डाइमराइज कर जाती है। ऐसे देखिए, NO थी, दो NO हैं, लिक्विड स्टेट में डाइमराइज कर जाएगी और डायामैग्नेटिक हो जाएगी। बिल्कुल, वो डायामैग्नेटिक हो जाएगी, अब पैरामैग्नेटिक नहीं बचेगी। What is the formula of the compound formed during Brown ring test of nitrate radical? ब्राउन रिंग टेस्ट में मिलता क्या है? वेल, आपको मिलता है FeH2O होल 5 NO2 प्लस, जिसमें NO जो है वो +1 है और Fe जो है वो भी बहुत ही रेयर स्टेट +1 में होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 5 पानी होंगे, जी हाँ, 5 पानी होंगे, जी हाँ, 5 पानी, 5 पानी। ठीक है, वैसे तो ये भी फॉर्मूला ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये अगर एक ही आंसर चुनना है तो डी चुनूंगा। क्यों? इसमें साफ साफ बताया है कि NO के ऊपर चार्ज कितना है? +1, तो आयरन पर भी बचेगा कितना? +1। ये सूचना यहां पे मिसिंग है। अदरवाइज सी भी सही है, गलत नहीं है, पर चूंकि CD दोनों सही है और डी में एक एक्स्ट्रा सूचना भी सही दी हुई है कि NO पर चार्ज भाई +1 है। ठीक है, तो डी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल डी ज्यादा अच्छा है इंडीड। नाइट्रोजन के बाद चलते हैं फास्फोरस पर। फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? ओ माय गॉड। A, by reacting calcium phosphide with water or dilute HCl, बिल्कुल सही है, CA3P2 प्लस पानी दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन, बिल्कुल सही जवाब। बाय फास्फोरस विथ हाइड्रोजन नहीं रिएक्ट करता। क्लोरीन विथ P2H4, अगर P2H4 है उसमें क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे, वो HCl बनाएगी और PCl3 या PCl5 बना लेगी वो, है ना? ना, ये भी नहीं। व्हाइट फॉस्फोरस विथ हैलाइड्स, कुछ नहीं होगा, कूड़ा का आइडिया है। हैलाइड्स कौन से? सोडियम हैलाइड, NaCl के साथ फॉस्फोरस को गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन तो लाइन ही नहीं आएगी कहां से? फॉस्फीन होती है PH3, तो कम से कम हाइड्रोजन एलिमेंट तो लाओगे ना कहीं। क्या बकवास है, हाइड्रोजन है ही नहीं तो प्रकट कहां से हो जाएगी PH3 में? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड फ्रॉम, वेल, फॉस्फोरस की कोई भी फॉर्म किसी से भी बन जाती है। हाँ, बीटा ब्लैक, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, इन प्रिंसिपल तो सारे के सारे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कन्वर्टेबल है ही, तो ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल।
हाउ डज PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट में PCl5 बनता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। क्यों? लंगड़ा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, वो थोड़ा सिमेट्रिक हो जाता है sp3 और sp3d2 में, जहां ज्योमेट्रीज टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल है। खुशी होती है, दिल को सुकून मिलता है और एक्स्ट्रा आयनिक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए एक अच्छा आंसर है, बेहतरीन है ए, वो बहुत बढ़िया आंसर है। Which of the following represents the correct order? मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। अकेला मेटल इसमें पोलोनियम है, सिलीनियम और टेल्यूरियम मेटलॉइड्स हैं, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पर बढ़ रहे हैं, टेल्यूरियम तक बढ़ते हैं और पोलोनियम में कम हो जाते हैं। ये सत्य है, बिल्कुल सही है। अरे सब सही है, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ द अबव, जी हां, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, यस। Select the correct statement regarding hexahalides of group 16 elements. Hexahalides जैसे SF6 इस तरह से। Amongst hexahalides, hexafluorides are the only stable halides. सच है, SF6, SEF6, TEF6 ये तो बन जाते हैं, लेकिन TeCl6 वगैरह ना 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 ऐसे नहीं बनते, गंदे होते हैं। ठीक है, ये सही बात है, बिल्कुल। All hexafluorides are solid in nature. नहीं, SF6 तो गैस होता है। They have pentagonal pyramidal structure. झूठ है, they have octahedral structure. All of the above, only A is correct. Yes, only A is correct. सबसे मशहूर है हेक्साहेलाइड में SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये ट्रांसफॉर्मर्स में डाइलेक्ट्रिक के तौर पे काम में आता है। क्यों? बिल्कुल इनर्ट होता है, हाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे भी कोई वेयर एंड टेयर नहीं होता, मोस्ट स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, थर्मोडायनामिकली, काइनेटिकली हर तरह से इनर्ट होता है। बढ़िया मॉलिक्यूल है SF6। देखिए, in crystalline form, sulfur existing in S8 molecule has a crown shaped structure. सच है। hexagonal bipyramidal structure, nonsense. chair shaped, nonsense. angular, crown shaped structure. S8 का क्राउन ताज बनता है, बिल्कुल। वाह उस्ताद वाह। What type of oxides are generally formed by non-metals? Non-metals कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं भाई, एसिडिक ऑक्साइड्स विथ pH बराबर 7, नॉनसेंस। मोर देन 7, ना ना, लेस देन 7। डी इज द आंसर, यस, डी इज द आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड्स इज। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, मैं बना के आपको दिखाता हूं। वाओ, ये क्या है? ये है बच्चों सल्फ्यूरस एसिड और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एक पाई बॉन्ड है H2SO3, H2SO4 में 2 पाई बॉन्ड्स हैं और H2S2O7, OHOS, ये है H2S2O7 का स्ट्रक्चर्स। ध्यान रखिएगा, लोन पेर यदि आपने खा लिए हैं तो स्ट्रक्चर्स उचित नहीं माना जा सकता। इसमें 4-4 पाई बॉन्ड्स हैं। तो H2S2O7 में है सबसे ज्यादा, उसके बाद H2SO4 में, उसके बाद H2SO3 में। जी हां, इसी बहाने से स्ट्रक्चर्स भी देख लिया हमने इनके। इज सी द आंसर? यस, सी इज द आंसर। Which of the following conditions is the most suitable one for manufacture of sulfuric acid in contact process? ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता क्या है? SO2 और O2 को हम गुजारते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड से, वो बनाता है SO3 गैस फेज में। इस SO3 को हम ओलियम में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये बनाता है H2S2O7। इसमें फिर हम पानी मिला लेते हैं तो बन जाता है H2SO4। ये है सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन की प्रोसेस। ठीक है, क्या चाहिए होता है इसमें? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, क्या चीज है? पहली बात तो सिर्फ इसको देखिए, सबसे पहला स्टेप, सबसे क्रूशियल स्टेप तो है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन। इसमें रिएक्टेंट में 1.5 मोल्स हैं गैस के और प्रोडक्ट में खाली 1 मोल है। यहां SO3 गैस है और यहां एक्वस है या लिक्विड है, जो भी है। तो इन पूरी प्रोसेसेस में अगर आप देखिए तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा?
प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस तरफ चला जाएगा जहां गैस के मोल कम है, यहां फॉरवर्ड चला जाएगा, यहां भी फॉरवर्ड चला जाएगा, गैस ज्यादा घुल जाएगी प्रेशर बढ़ाने पर। तो हाई प्रेशर तो अच्छी बात है, लो प्रेशर तो अच्छी बात नहीं लगती बिल्कुल। तो हाई प्रेशर अच्छी बात है, हाँ? तो हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर ठीक है, लो प्रेशर गलत है, डी आउट हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर का क्या करेंगे? वेल, टेम्परेचर में आप देखिए ये कैसा है, ये है एक्सोथर्मिक, ये कैसा है, ये है एक्सोथर्मिक, ये कैसा है, ये है एक्सोथर्मिक। हर जगह दनादन दनादन मनमान हीट रिलीज हो रही है। वे ठंडा रख, हाँ जी, थोड़ा कम टेम्परेचर कर दें, बेहतर है। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। वैसे अनफॉर्चुनेटली बी और सी तो जो है ये सेम ही हैं, तो कुछ भी कर लीजिए, लो टेम्परेचर पहले लिखा हुआ बाद में, हाई प्रेशर पहले लिखा हुआ बाद में, चीज तो वही है। तो दोनों चूंकि सेम ऑप्शन गलती से आ गई हैं, डजंट मैटर, कुछ भी आप टिक कर दीजिए, सही है, कोई भी एक चलेगा, सेम ही है, राइट? ठीक है। The outermost electronic configuration of the most electronegative element is, most electronegative element है फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5, ये है, अरे वाह। तो C 2s2 2p5 ये है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑल एलिमेंट्स। और हम हैलोजेंस के रहस्यमय क्षेत्र में कर रहे हैं प्रवेश। Concentrated sulfuric acid acts as a moderately strong oxidizing agent, सच है। It oxidizes both metals and non-metals, ये भी सच है। Which of the following elements is oxidized by concentrated sulfuric acid into two gaseous products? हो, दो gaseous products कौन बनाएगा? एक बात बताओ, कॉपर से गैसियस कॉपर तो बनने से रहा, सल्फर से गैसियस सल्फर बन सकता है, पर सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, दोनों बनाएंगे SO2। तो गैसियस प्रोडक्ट तो SO2 ही बनेगा, कोई सेंस नहीं है और कुछ बनने की। जिंक से गैसियस जिंक के ऑक्साइड तो बनने से रहे, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स गैस होते नहीं है। कार्बन अलबत्ता CO भी बना सकता है और CO2 भी बना सकता है। तो दो गैसियस प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन होकर जो ऑक्साइड मिले वो एक नहीं दो ऑक्साइड मिले और दोनों गैसियस हों, ऐसा तो सिर्फ कार्बन में ही संभव है। अरे सल्फर में क्यों नहीं SO3 ना बनेगी? सल्फ्यूरिक एसिड खुद सल्फर +6 में है, SO3 में खुद सल्फर +6 में है, तो H2SO4 का रिडक्शन तो होगा, तब ना रिएक्शन होगा, कुछ तो करेगा ना H2SO4, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर तो SO2 ही बना सकता है, SO3 थोड़े छोड़ सकता है। तो ना SO3 नहीं बनेगी H2SO4 से, वहां कार्बन से CO या CO2 दोनों अवश्य बन सकती हैं। तो यस,